नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको स्टडी विद योगेश में। आज मैथ के टॉपिक में लघुत्तम और समापवर्तक के टॉपिक के अंतर्गत है गुणज और गुणनखंड, और ये सीटेट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको ये टॉपिक में लिया है। तो देखते हैं गुणज क्या होता है। गुणज यानी कि कहते हैं इंग्लिश में मल्टीपल्स। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या दोनों मूल संख्याओं का गुणज कहलाती है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 72 है, 72 के दो गुणनखंड है 8 और 9। तो 8 और 9 जब इनका गुणा किया जाए तो इनके गुणज कहलाएगा 72, यानी कि मल्टीपल्स। फिर से समझिए परिभाषा, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या, जब एक को दूसरे से गुणा करते हो फिर जो संख्या प्राप्त होती है वो दोनों मूल संख्याओं का गुणज कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि 8 एवं 9 दोनों का एक गुणज है, 72 है। हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं, ये फालतू चीज़, ये फालतू का टॉपिक नहीं है, आपको बहुत कम देखने को मिलेगा और ये सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये टॉपिक लिया है। अब इसकी विशेषताएँ, अब विकल्प बन जाते हैं कि गुणज की विशेषताएँ होती हैं और उसमें 4 विकल्प दे देगा, 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो आपको गलत पता होना चाहिए और सही पता होना चाहिए। जब आपने पढ़े होंगे तब आप सही और गलत में पता लगा पाएंगे। तो देखिए गुणज की क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज है। प्रत्येक संख्या 1 की भी गुणज है, ये आप जानते हैं। 0 प्रत्येक संख्या का गुणज है। किसी भी संख्या के अनगुणत गुणज होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कीजिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। कहता है किसी भी संख्या के कितने गुणज होते हैं, 1, 2, निश्चित, अनिश्चित। तो आप कहेंगे अनिश्चित या अनगिनत। ठीक, जैसे 8 के आपको गुणज निकालने हैं तो आप चाहे जितने निकाल लीजिए, 8 ढाड़े 80, फिर 11 बार 12, 50, 100। अब कहेगी 8 के पहले 5 गुणज बताइए, तो 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। गुणज का मतलब उस संख्या को गुणा करते जाओ उतनी ही बार। ठीक, तो पहले 5 हो जाएंगे, ये पहले 10 कहे तो 80 तक हो जाएगा, आज का पहाड़ा पूरा हो जाएगा, ये कहलाते हैं। तो किसी भी संख्या के गुणज कितने होते हैं, अनगिनत। अब बात करेंगे हम गुणनखंड की। गुणनखंड क्या होता है। गुणज और गुणनखंड में अंतर बारीक सा है, लेकिन कन्फ्यूजन बारीक सी है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। देखिए, जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सकती है तो उसे दूसरी संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे 18 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 9, 18, यानी 18 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे अब लासा निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। ठीक, तो अब मल्टीपल और फैक्टर दोनों में फ़र्क है। मल्टीपल का मतलब है कि वह कितनी संख्याओं की से उसका गुणा हुआ है, लेकिन यहाँ गुणनखंड से मतलब है कि कितने उसके गुणनखंड हो सकते हैं, कितनी संख्याओं से उसका भाग जा सकता है। जैसे 2 से भी जा सकता है, 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी और 18 से भी। और गुणज की बात करें, 18 एक गुणज, तो 18 एक गुणज हो जाएगा 18, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौके 72, ऐसे 18 एक गुणज बढ़ते जाएंगे। तो गुणज तो होंगे सीमित, लेकिन गुणनखंड लिमिट होंगे। गुणज तो होंगे असीमित, अनगिनत, अनिश्चित, लेकिन जो गुणज होंगे, गुणनखंड होंगे, गुणनखंड वो होंगे निश्चित। जैसे 18 एक गुणनखंड है तो निश्चित हैं, 1, 2, 3, 6 और 9, 18, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल 6 गुणनखंड हैं 18 के। और गुणज पूछ दे तो चाहे जितने निकाल लो आप, 18 पंजे 90, 18 10 निकाल लो, 20 निकाल लो, तो अनगिनत। बस यहीं से एक क्वेश्चन बनता है आपका। अब देखिए गुणनखंड की विशेषताएँ। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है। किसी भी संख्या का गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। ठीक, ये तो वही नियम। किसी भी संख्या के गुणनखंड उस संख्या के बराबर या छोटे होते हैं और सीमित होते हैं। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। ठीक है, ये भी आप जानते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे 28 गुणनखंड बताओ, तो 1, 2, 4, 7, 14, 28, यानी कि इन सभी संख्याओं से 28 का भाग चला जाएगा। अब देखिए 100 के गुणनखंड बताओ। प्रश्न बनते हैं ऐसे, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। ठीक, ये 100 के गुणनखंड हैं। और 100 के गुणज पूछे तो
तो 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1100, 1200, ऐसे आप चाहे जितने गुणज बना लीजिए। तो गुणज 100 से ऊपर निकलेंगे, गुणनखंड 100 के नीचे और 100। ठीक, तो गुणनखंडों की संख्या होती है निश्चित और गुणज की संख्या होती है अनिश्चित। ये सीटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बनते कैसे हैं, आपको अभी ये भी बताएंगे। देखिए अब आपसे पूछ दे कि 1000 के गुणनखंड बताइए, तो आप क्या करेंगे, उनके गुणनखंड निकालते रहेंगे, तब तो आपका 1 मिनट कहीं यूज प्रयोग मतलब आप कर ही नहीं पाएंगे, आपको 5 मिनट भी लग जाएगा। अब छोटी संख्या थी 100 की, तो आपने फट से निकाल लिए, 10 के निकाल लोगे फट से, 1000 के, 2000 के, 5000 के, 5500 की पूछे तो आप कैसे निकालोगे। तो देखिए गुणनखंडों की कुल संख्या कैसे निकालते हैं, इसके लिए नियम। गुणनखंडों की कुल संख्या, गुणज तो अनिश्चित होते हैं, ठीक, लेकिन गुणनखंडों की कुल निश्चित संख्या होती है। तो अब पूछ दे कि बताइए 555 के कितने गुणनखंड हैं, तो इसके लिए एक होता है फॉर्मूला कहें तो एक नियम क्या होता है। देखिए क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के गुणज अनगिनत होते हैं, हम बता चुके हैं, ठीक, और गुणनखंड सदैव सीमित होते हैं, इसीलिए हम गुणनखंड की कुल संख्या का पता लगा सकते हैं। अब पूछा जाए प्रश्न में विकल्प में, क्या हम गुणज की संख्याओं की कुल संख्या का पता लगा सकते हैं, तो नहीं लगा सकते हैं। कि गुणनखंड की कुल संख्या का पता लगा सकते हैं, तो हाँ यस लगा सकते हैं। ये आपके विकल्प बनते हैं इस तरीके से। अब नियम देखिए, कुल संख्या निकालने के लिए, गुणनखंडों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए दी गई संख्या को, जो संख्या दी गई है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के एक रूप में लिखना। इसके उपरांत प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की घात में 1 जोड़कर आपस में गुणा करना। कैसे, अभी नहीं समझ में आया, आप उदाहरण समझिए। जैसे कहे कि 200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे बताइए। अब आप ऐसे निकालेंगे तो आपको टाइम लगेगा, आपको सिर्फ वहाँ 1 मिनट मिलना है सीटेट और टेट में। तो देखिए हॉल में आपको 1 मिनट मिलता है, आप कैसे सॉल्व करेंगे। हमने नियम क्या बताया, पहले तो उसके गुणनखंड करना है, आपको देख लीजिए दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद उसको घात के रूप में लिखना है, घात के रूप में लिखना है, उसकी घात में 1 जोड़कर गुणा कर देना है। अब उदाहरण समझिए, जैसे 200 के निकालना, तो पहले हमने 200 किए गुणनखंड, तो ये किया 200 का, फिर 2 से दिया तो 100, फिर 2 से दिया 50, फिर 2 से दिया 25, फिर 5 से 5 5 5 25, फिर 5 से 1, जब तक 1 ना आ जाए तब तक। अब इसके गुणनखंड आए 200 की 2 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक, यानी 2 आया 3 बार, तो 2 पे घात 3 लिख लिया, फिर 5 आया 2 बार, तो 5 पे घात 2 लिख लिया। अब देखिए पहले क्या करना है, पहला स्टेप गुणनखंड करने, उसके अभाज्य गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद उनको घातों के रूप में लिख लेना है, ये लिख लिया। अब घातों के रूप में लिखने के बाद जो घातें आई हैं, अब जैसे 2 पे घात 3 है और 5 पे घात 2 है, इस घातों में 1 जोड़ना है। तो 3 में 1 जोड़ दिया, घात 3 थी तो 1 जोड़ दिया और गुणा का चिन्ह लगा दिया। दूसरे कोष्टक में 2 घात थी 5 में 2 1 जोड़ दिया, जब 3 में 1 जोड़ा तो 4 और 2 में 1 जोड़ा तो 3, इनका कर दिया गुणा, तो आ गया 12। तो यानी कि कहने का मतलब है 200 के जो गुणनखंड की संख्या होगी वो होगी 12। अब जांच भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए 200 के गुणनखंड 1 होता है, 2 4 5 8 10 25 20 40 50 100 और 200। आप गिन के देखिए 12 है इनकी संख्या। तो ये तो छोटी संख्या थी तो आपने निकाल लिए। अब 1000 के गुणनखंड क्या थे तो आप कैसे निकालोगे, बस आप क्या करोगे, 1000 के पहले अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, फिर जो गुणनखंड निकलेंगे उनको घातों के रूप में लिखोगे, जो घात आएगी उसमें 1 जोड़ोगे और उनको गुणा कर दोगे। और देखिए सीटेट में आपको कैसे सवाल आते हैं ये भी आपको दिखाता हूँ। एक उदाहरण और देखिए, कह रहा है 210 के कुल गुणनखंड की संख्या बताइए। तो कैसे निकालेंगे, 210 के पहले आप करेंगे अभाज्य गुणनखंड, आपने कर लिए, ये आए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिए 2 एक ही बार आया, 3 एक बार आया, 5 एक बार आया, 7 एक बार आया। अब कहेंगे इनकी घात क्या होगी, तो जब किसी संख्या पे कोई घात नहीं होती तो 1 हमेशा होती है। तो 2 पे घात 1, 3 पे घात 1, 5 पे घात 1 और 7 पे घात 1। अब इनकी घातों को लिख लीजिए, तो 2 पे घात 1 थी तो ये लिख लिया, 3 पे घात 1 थी ये लिख लिया और इनमें सब में 1 जोड़ दिया। ठीक, 1 जोड़ना है घातों में, तो 1 + 1 गुणा 1 + 1 गुणा 1 + 1 गुणा 1 + 1। अब इनको जोड़ने के बाद तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि आ जाएगा 16। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यानी कहने का मतलब है 200 के जो गुणनखंडों की कुल संख्या होगी वो होगी 16। आप जांचना चाहें तो ऐसे जांच भी सकते हैं, 210 के गुणनखंड ये होंगे और देख लीजिए कि इनके 16 हैं।
अब देखिए, एक नोट पॉइंट अभी हम बता चुके हैं कि जहाँ कोई घात नहीं होती वहाँ एक हमेशा घात होती है। जैसे कहते क्या 100 पे कितनी घात है, अब कोई घात नहीं दिख रही है आपको, तो यहाँ एक तो छिपी है, बटे में कुछ नहीं होता तो एक हमेशा होता है, ये हमेशा याद रखिए। अब देखिए, आपका सीट 2014 में यहीं से एक सवाल बना था कि 42 के गुणनखंडों की संख्या है, तो बताइए कितनी है। 7, 8, 9 और 6, बताइए 42 के कितने गुणनखंड होंगे। उत्तर होगा 8। कैसे होंगे, इनका सॉल्यूशन देखिए। पहले हम 42 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, चाहे हम लासा विधि से निकाल लीजिए चाहे डायरेक्ट। तो ये आपके निकल गया है 2 गुणा 3 गुणा 7, यानी कि 2 3 6 7 42, ये हो गए इसके गुणनखंड। अब इन पे घात क्या, 2 पे घात 1, 3 पे घात 1 और 7 पे घात 1, ये देख लीजिए। इनकी घातों में एक एक जोड़ना है, तो 1 + 1 गुणा 1 + 1 गुणा 1 + 1। अब इनको जोड़ने के बाद आया 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि इनकी जो गुणनखंडों की कुल संख्या होगी 42 की, वो कितनी होगी, 8। आप चाहे तो निकाल के देख लीजिए, आप जांच कर लीजिए। एक और देखिए सवाल, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है, ये आया सीटेट 2013 में। बताइए 3, 4, 6, 8, बताइए कितनी होगी, बताइए जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। उत्तर होगा 8। कैसे, देखिए 105 के गुणनखंड की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, पहले इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 105 के अभाज्य गुणनखंड किए तो आप चाहे लासा विधि से वैसे ही निकाल लो, ऐसे करके, और चाहे आप सीधे सीधे निकाल लीजिए ऐसे। तो 3 गुणा 5 गुणा 7 होगा। अब 3 पे घात 1 है, 5 पे घात 1 है, 7 पे घात 1 है। इन घातों में एक एक जोड़ दीजिए, जोड़ दिए आपने, और गुणा कर दीजिए। जोड़ने के बाद गुणा किए तो आया 8, अर्थात इस 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, कुल 8। तो एक सवाल यहीं से बनता है कि गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए, और इस प्रकार से हम अगर निकालते तो हमारा टाइम हो जाता है वेस्ट, और हमको ये नियम पता होगा कि अभाज्य गुणनखंड करो फटाफट से, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद घातों के रूप में लिखो, जो घात है उसमें एक एक जोड़ के गुणा कर दो, तो बस हमें टोटल पता चल जाएगा कि इसी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो आज का ये टॉपिक था। अब आपको एक सवाल देते हैं, बताइए 510 के गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या होगी। 510 के गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर देके बताइए। अगर आपको ना बने ना तो मुझसे पूछ भी लेना, मैं उसमें आपको सॉल्यूशन डाल दूंगा, पर आप जरूर पहले कोशिश करके बताइए। तो ये इस टॉपिक से एक सवाल बनता है प्रतिवर्ष, इसलिए ये टॉपिक मैंने लिया हुआ है। आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, अच्छा लगा है, समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।